बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पारस ने अकबनुमा आईने का जाविया ऐसा रखा था कि शितारा नजर आ रही थी। उसकी जेरे लब मुस्कुराहट बता रही थी कि वो शिकार करने वालों को शिकार करने वाली है। एक बदमाश ने कहा, तुम अकेली हो, इस होटल में क्या करने आई थी? वो बोली, मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, इस शहर में अकेली हूँ। होटल में रहना चाहती थी लेकिन एक दुश्मन मेरे पीछे है। मैंने उसे छुपने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है। फिक्र ना करो, हम ऐसी जगह तुम्हें ले जाएंगे कि दुश्मन तो क्या, पुलिस वाले भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो मुस्कुराकर बोली, सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ। पारस उसकी बातों के पीछे छुपी हुई असल बातों को समझ रहा था। शितारा के दिमाग पर कब्जा जमाने में नाकाम रहने वाला दुश्मन जरूर उसे दोबारा घेरने के लिए तंग कर रहा होगा। वो होटल में भी ना रह सकी, दाई माँ और पाशा को छोड़कर चली आई। इससे जाहिर होता था कि दुश्मन घेरा तंग कर रहा है। वो ऐसी जगह छुपना चाहती है जहां पुलिस वाले उसकी मौजूदगी का यकीन ना करें, और वो जगह बाजार हुस्न ही हो सकती थी। फिर पारस को मामा की हिदायत याद आई कि शितारा को बखैरियत दिल्ली से बाहर ले जाना है। इसका मतलब अब समझ में आ रहा था कि उसे गिरफ्तार करने के लिए शहर की नाकाबंदी की जा चुकी है। ऐसे में वो पुलिस और फौज को धोखा देकर निकल सकती थी, लेकिन जिन्हें धोखा देना चाहती, अगर उनके अंदर वो टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन होता तो वो पकड़ी जाती। इसलिए माँ का हुक्म था कि होने वाली बहू पर कोई आंच ना आए, बेटा उसे सही सलामत शहर से बाहर पहुंचा दे। टैक्सी बाजार हुस्न में पहुंच गई। हट्टे कट्टे बदमाश ने एक कोठे के सामने उसे रुकने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। बदमाश ने शितारा से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह कौन सा बाजार है? वो खिड़की से बाहर देखकर बोली, हाँ, एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि यहाँ औरत की इज्जत का सौदा होता है। ताज्जुब है, यहाँ हर आने वाली नई लड़की पहले रोती और गिड़गिड़ाती है, मगर तुम मुतमईन हो। वो बोली, क्या मेरे रोने गिड़गिड़ाने से तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और तुम मुझे बहन बनाकर यहाँ से ले जाओगे? वो नागवारी से बोला, बकवास मत करो, चलो उतरो गाड़ी से। तुम किसी दुश्मन से मुंह छुपाना चाहती थीं, आज के बाद हर एक से मुंह छुपाती रहोगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो अपना बैग लेकर टैक्सी से उतरी। पारस ने कहा, बाऊजी किराया तो देते जाओ। बदमाश ने कहा, सब्र करो सरदार जी, वो सामने वाले कोठे में जा रहे हैं, माल बनाकर आएंगे तो तुम्हें डबल किराया देंगे, अभी यहाँ ठहरो। वो दोनों शितारा को अपने दरमियान यूं ले जाने लगे जैसे हिरासत में ले जा रहे हों, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से जा रही थी। कोठे का अंदरूनी हाल बड़ा खूबसूरत था। मुजरे के शौकीन दौलतमंदों के लिए फर्शी नशिस्त का इंतजाम था। दीवारों पर नीमुरियां तस्वीर आवेज़ां थीं। छत से कीमती फानूस लटक रहे थे। एक बूढ़ी नायिका ने दूर ही से शितारा को तारीफी नजरों से देखा, फिर बदमाश से कहा, धर्मू, तू जोहरी है, आज तो ऐसा हीरा लाया है कि इस पर आंख नहीं ठहर रही है। धर्मू ने कहा, तू फिर दाम भी ऐसा लगा दे कि हमारी मेहनत सफल हो जाए। दाम अच्छे दूंगी, मगर मैं जिंदगी में ये पहली लड़की देख रही हूं जो मुसीबत नहीं बन रही है। ऐसा लगता है जैसे राजी खुशी आई है। कोई दुश्मन इसकी जान के पीछे पड़ा है, ये समझती है कि यहाँ महफूज रहेगी। फिर तो ये समझदार है। मैं यहाँ आने वालियों को बेटियां बनाकर रखती हूँ। बेटी, तेरा नाम क्या है? शितारा ने कहा, जब माँ बन रही हो तो नाम भी अपनी पसंद से रख लो, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी हूँ। नायिका ने मुस्कुराकर कहा, बोलती खूब है। उस्ताद जी, अंदर जाओ और छमन बाई से 3000 लाकर धर्मू को दे दो। धर्मू ने कहा, बाई जी क्या गजब करती हो, ऐसा हीरा 3000 में भला कहीं मिलता है? मैं कभी 2000 से ज्यादा किसी दलाल को नहीं देती, तुझे 3 दे रही हूँ। नहीं बाई जी, मैं पूरे 5000 लूंगा। शितारा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कुत्ते दलाल, क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूं कि तू सिर्फ 5000 लेगा? अरे भिखारी की औलाद, 10,000 तो मैं तुझे दे सकती हूँ। उसने ये कहकर सफरी बैग खोला, फिर उसमें से नोटों की गड्डियां निकाली तो सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो एक गड्डी धर्मू के मुंह पर मारती हुई बोली, इसे गिन ले, मेरे पास हर गड्डी 10,000 की है। वो सब जैसे दरियाए हैरत में डूबे हुए थे। फिर नायिका ने पूछा, ए बेटी, तू बिकने आई है या हम सबको खरीदने? इतनी दौलत लेकर साथ घूम रही है, आखिर तू है कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो जबकि अभी कह चुकी हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। देखो माँ जी, इस बैग में और 2.5 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम रख लो और इन कुत्तों को यहाँ से जाने के लिए कह दो। नायिका ने कहा,
ए धर्मू, तूने सुना नहीं? चल भाग जा यहाँ से, और खबरदार बाहर जाकर किसी से मेरी बेटी की दौलतमंदी का जिक्र ना करी, वरना शंकर दादा से कहूंगी कि वो तुझसे ये 10,000 छीन ले। धर्मू ने अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, माँ कसम किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस समझ लो कि यहाँ सब कुछ भूल कर जा रहा हूँ। वो दोनों बदमाश तेजी से चलते हुए बाहर आए, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। नीचे सड़क के किनारे पारस टैक्सी के पास खड़ा सोच रहा था कि शितारा गलत जगह आ गई है। वो अपने बदन को हाथ लगाने की इजाजत किसी को नहीं देगी। कोई जबरदस्ती करेगा तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करेगी। इस तरह ये बात फैलेगी कि इस बाजार में एक ऐसी हसीना आई जिसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। नजदीक जाने वालों को टेलीपैथी का करंट लगता है। फिर ये दास्तान फौजियों तक पहुंचेगी तो वो कोठे को घेर लेंगे। पारस सर उठाए ऊपर कोठे को देख रहा था और सोच रहा था, पता नहीं वो वहां क्या कर रही है। मुझे किसी तरह जाकर मालूम करना चाहिए और किसी बहाने उसे इस बाजार से ले जाना चाहिए। उसी वक्त वो दोनों दलाल कोठे से नीचे आए। धर्मू ने 9,000 जेब में रख लिए थे और 1,000 का नोट अपने साथी को देकर कह रहा था, इसका खुला ले आ, इस टैक्सी वाले को देना है। पारस ने कहा, यह तो बहुत बड़ा नोट है, क्या उस लड़की ने दिया है? धर्मू ने आंखें दिखाकर कहा, लड़की ने दिया है या नायिका ने, तुझे क्या लेना है, अपना किराया लो और जाओ। पारस ने कहा, गुस्सा क्यों कराते हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मुझे पिछली सीट के पास बड़े नोटों की एक गड्डी मिली है। क्या? वो दोनों चौंक गए। तेजी से चलते हुए उसके दोनों तरफ आए। एक ने उसका बाजू पकड़कर पूछा, कहाँ हैं वो रुपए? धर्मू ने उसका दूसरा बाजू पकड़कर पूछा, क्या वो 10,000 रुपए की गड्डी है? उसने दोनों से खुद को छुड़ा कर पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि वो 10,000 रुपए की गड्डी है? इसलिए कि उस लड़की के पास हर गड्डी 10,000 की है, उसके पास 2.5 लाख। धर्मू ने अपने साथी को डांट कर कहा, अबे चुप, ये क्या बकवास करने लगा है? अगर अब कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। पारस ने कहा, कोई बात छुपाने की है तो उसे ना बोलो, क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा, वो गड्डी छुपा कर रखूंगा। धर्मू ने घोंसा दिखाकर कहा, ओए सरदार जी, हम यहाँ के बदमाश हैं, एक सीटी बजाऊंगा तो यहाँ बदमाशों की पलटन आ जाएगी। पारस ने कहा, फिर मैंने जो गड्डी पाई है उसमें से सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, वो पूरी पलटन भी हिस्सा मांगेगी। हाँ? धर्मू का घोंसा ढीला पड़ गया। वो नरमी से बोला, यार क्यों गड़बड़ करते हो? यहाँ अगर शंकर दादा को मालूम हो जाएगा तो वो हमारे हाथों में 500 देकर बाकी सारा माल ले जाएगा। चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह भी मैं वो नोटों की गड्डी नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम दोस्ती नहीं करना चाहते। दोस्ती और मोहब्बत से ही तुम्हें दौलत मिलेगी। ये क्या कहते हो सरदार जी? हम तुम्हें दोस्त ही नहीं भाई भी समझते हैं, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। तो फिर कोई बात ना छुपाओ, मुझे दोस्त या भाई समझकर बताओ, वो लड़की कौन है और कोठे में क्या कर रही है? वो कोई पागल या फिर बहुत ही चालाक लड़की है। उसके पास लाखों रुपए हैं। वो रुपए उसने नायिका को दे दिए और हमें भी 10,000 दिए। उसने अपने बारे में कुछ तो बताया होगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है और इतनी दौलत किसकी तिजोरी से लाई है। शायद वो नायिका को कुछ बता रही होगी। नायिका ने तो हमें वहां ठहरने ही नहीं दिया, फौरन ही भगा दिया और हमें धमकी दी है कि हम उस लड़की की दौलतमंदी का जिक्र किसी से ना करें, वरना शंकर दादा से कहकर हमारे 10,000 छीन लेगी। देखो, तुमने पूछा, मैंने भाई बनकर सब कुछ बता दिया। अब निकालो वो गड्डी। उसमें से 2 हिस्से हमारे और 1 हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि तुम एक हो और हम 2 हैं। पारस ने कहा, ये कोठे वालियां बड़ी मालदार होती हैं। क्या इस नायिका के कोठे में फोन है? अगर है तो नंबर बताओ। धर्मू ने फोन नंबर बताकर पूछा, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? वो गड्डी निकालो। कौन सी गड्डी? मुझे टैक्सी के अंदर से 1 रुपए का नोट भी नहीं मिला। दोनों ने पारस का गिरेबान पकड़ लिया। फिर धर्मू ने कहा, सारा माल अकेले खाना चाहता है, यहां से जिंदा नहीं जाएगा। पारस ने कहा, अगर मैं शंकर दादा को आवाज देकर कहूंगा कि तुम्हारे पास 10,000 हैं तो वो तुमसे गुंडा टैक्स वसूल करने की खुशी में मुझ जैसे मुखबर को इनाम देगा। दोनों ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। पारस ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम दोनों बहुत समझदार हो। अपने बाप का नाम सुनते ही अक्ल आ जाती है। धर्मू के साथी ने एक तरफ देखा, फिर परेशान होकर कहा, उस्ताद, वो शंकर दादा आ रहा है। दोनों घबरा कर देखने लगे। एक कदावर सेहतमंद बदमाश उनकी तरफ आ रहा था। उसके पीछे 4 हवारी थे। वो करीब आकर बोला, क्यों बे धर्मू, सुना है आज एक बहुत ही सुंदर छोकरी फंसा कर लाया है। वो खुशामदाना लहजे में बोला, दादा, तुमसे भला कोई बात छुप सकती है?
एक बहुत ही जबरदस्त पटाखा छोकरी अभी चमन बाई के कोठे में पहुंचा कर आ रहा हूं। तुझे कितना माल दिया है? वो 1000 का नोट दिखाकर बोला। दादा, तुम तो जानते हो वो बड़ी मतलबी नायिका है, हमें 1000 में टरखा दिया। शंकर दादा ने कहा, अगर छोकरी मेरे को पसंद आएगी तो 1000 तेरे, वरना मेरा कमीशन 300 बचा के रखना। ये कहकर वो अपने हवारियों से बोला, तुम लोग वसूली करने जाओ, मैं ज़रा छोकरी देख कर आता हूँ। चारों हवारी दूसरे कोठों की तरफ चले गए। शंकर दादा चमन बाई के कोठे पर जाने लगा। धर्मू अब पारस से अकड़ नहीं दिखा सकता था, इसलिए चुपचाप अपने साथी के साथ वहां से खिसक गया। पारस यही चाहता था कि जहां सीतारा गई है वहां अभी कोई हंगामा हो जाए, ताकि वो इस बाजार में छुपकर ना रह सके और यहां से जाने पर मजबूर हो जाए। शंकर दादा सीढ़ियां चढ़ता हुआ कोठे के हॉल में आया। वहां बाई जी और उसकी बाजी चमन बाई बैठी बातें कर रही थी। उसे देखकर कुछ परेशान हो गई। चमन बाई ने जबरन मुस्कुराकर कहा, अरे दादा, तुम तो धंधा शुरू होने से पहले ही अपना माल वसूल करने आ जाते हो, क्या हम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, मगर मैं नकदी नहीं, वो माल देखने आया हूं जिसकी सुंदरता का चर्चा बाहर हो रहा है। धर्मू भी बड़ी तारीफें कर रहा था। बाई जी ने कहा, यह सच है, लेकिन अभी जो आई है उसे हमने सगी बेटी बना लिया है, उससे धंधा नहीं कराएंगे। वो कह कहा लगाकर बोला, इस बाजार की हर नायिका अपने पेट की औलाद से धंधा कराती है, क्या वो अभी आने वाली इतनी सगी हो गई कि यहाँ अपनी एक सगी बेटी से धंधा करा रही हो और उस हीरे को मुझसे छुपा रही हो? क्या टेढ़ी उंगली से घी निकालूं? ऐसा कहते ही उसने सांस रोक ली। वो इस इलाके में खुद को सबसे ताकतवर मनवाने के लिए वर्जिश करता और अपनी जान बनाता रहता था। जिस्म सेहतमंद था, इसलिए दिमाग हसास था। पराई सोच की लहरें महसूस हुई तो उसने बेख्तियार सांस रोक लिया। फिर कहा, यह भी मेरे सर में क्या हो रहा था? मैं नशा नहीं करता हूं, मगर दिमाग घूमना चाहता था। सांस रोकने से मैं फिर ठीक हो गया। सीतारा छुपकर उसकी बातें सुन रही थी। उसकी सोच की लहर उसके दिमाग से वापस आ गई थी। टेलीपैथी का हथियार नाकाम हो गया था। उसने अपने ब्लाउज के गिरेबान में हाथ डालकर एक 1.5 इंच की लंबी डिबिया निकाली। उसे खोला। उसके अंदर एक नन्ही सी सिरिंज थी जिसमें आसाबी कमजोरी की दवा थी। उसने डिबिया को छुपाकर सिरिंज को एक मुट्ठी में दबा लिया। जरा देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। चमन बाई ने दादा के साथ कमरे के अंदर आकर कहा, बेटी, मैंने पहले ही बताया था कि हम पुलिस वालों को रिश्वत देकर तुझे उनसे बचा लेंगे, मगर शंकर दादा हुसन का पुजारी है, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। शंकर दादा ने सीतारा को ललचाई हुई नजरों से देखकर कहा, कसम पैदा करने वाले की, ये तो लाखों और करोड़ों में एक है। चमन बाई, तुम जाओ, आज तो अपनी रात इसी कमरे में गुजरेगी। वो चली गई। शंकर दादा ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर पलटकर देखा। जिसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था वो मुस्कुरा रही थी और अपने शाने से आंचल ढिलका रही थी। वो खुश होकर करीब आया। सीतारा ने और करीब होकर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। उसके साथ ही सिरिंज की सुई को उसकी गर्दन में पैवस्त कर दिया। वो उसे आगोश में जकड़ने जा रहा था, अचानक ही कराह कर अलग हो गया। सिरिंज की थोड़ी सी दवा इंजेक्ट हुई थी और वो थोड़ी सी ही बहुत थी। सीतारा भी अलग होकर सिरिंज को डिबिया में रखने लगी। उस दादा पहलवान की तरफ देखना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो उसके दिमाग में पहुंच गई थी। वो पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। कमजोरी के बायस खड़ा नहीं रह सकता था। वो साड़ी का आंचल दुरुस्त करके उसे देखकर बोली, क्या हुआ पहलवान, मेरे गले नहीं पड़ोगे, मर्दानगी नहीं दिखाओगे? वो थूक निकल कर बोला, तुमने कुछ किया है, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, मैं खड़ा होना चाहता हूं मगर नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो खड़े भी हो सकते हो और यहां से जा भी सकते हो, ये देखो। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे खड़ा किया, फिर इधर से उधर चलाकर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। फिर कहा, अब एहसास हो रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। ये भूल गई थी कि कोई मुझे जबरन हासिल करना चाहेगा तो मुझे अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ हलाक करके लाश नहीं छुपा सकती। यहाँ से बाहर तुम्हें जाने दूंगी तब भी मेरे पुरस्कार होने की बात आम होगी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा जिक्र किसी से नहीं करूँगा। मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, जाने दूंगी, उसके बाद मुझे भी जाना ही होगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं जाओगे। ना जाने तुम इस बाजार में कितनी मासूम लड़कियों के कपड़े उतार चुके हो, इसलिए आज अपने कपड़े उतार कर ही जाओ। वो इनकार करना चाहता था,
मगर सितारा ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर उसे बेलिबास होने पर मजबूर किया। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। बड़े हॉल में मुजरा सुनने के लिए तमाशबीन आने लगे थे। उन्होंने इलाके के दादा को मादरजाद नंगा देखा। बाई जी, छम्मन बाई और मुजरा करने वालियां मुंह छुपाकर भागने लगीं। दादा पहलवान कहकहा लगाकर कह रहा था, देखो देखो, मुझसे इबरत हासिल करो। हम यहाँ औरतों को बेलिबास करने आते हैं। आज से मर्द बेलिबास होंगे। तुम तमाशबीनों में से जो कपड़ा ना उतारना चाहे वो फौरन भाग जाए, वरना मैं उसे नंगा कर दूंगा। ये सुनते ही सब भागने लगे। वो सब सीढ़ियों पर गिरते पड़ते नीचे पहुंचे। पारस टैक्सी से टेक लगाए खड़ा था। समझ गया कि हंगामा शुरू हो चुका है। एक रईस आजम दौड़ता हुआ पारस के पास आया, फिर बोला, सरदार जी, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो, शंकर दादा पागल हो गया है। उस रईस के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। पारस ने उसे फ़ोन लेकर उसकी नाक पर एक घौंसा रसीद किया। वो ज़रा दूर जाकर चकरा के गिर पड़ा। इस रास्ते में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। सब जानना चाहते थे कि इतने तमाशबीन क्यों ऊपर से भागकर नीचे आ रहे हैं। ज़रा सी देर में जवाब सामने आ गया। उस इलाके का दादा पहलवान नंग धड़ंग ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता आ रहा था। फिर सड़क पर आकर चीख चीख कर कह रहा था, आज से इस इलाके की तमाम औरतें मेरी माएँ और बहनें हैं। अगर कोई अय्याश यहाँ आएगा तो मैं किसी औरत के बेलिबास होने से पहले उस अय्याश को अपनी तरह नंगा कर दूंगा। वो कहता जा रहा था और सड़क पर उछल उछल कर अपने हवारियों को मारता और उनकी गिरफ्त से बचता जा रहा था। कोठे के अंदर बाई जी और छम्मन बाई ने सितारा के पास आकर पूछा, बेटी, ये क्या तमाशा हो रहा है? वो दोनों को तमाचे मारती हुई बोली, मैंने लाखों रुपए दिए हैं तो मुझे बेटी कह रही हो? लाओ मेरा बैग और अपनी तिजोरी खोलकर जितनी नकद रकम है वो भी बैग में रख दो, वरना तुम सबको भी उसी दादा की तरह नंगा करके नीचे सड़क पर भेज दूंगी। वो खौफजदा होकर उसके हुक्म की तामील करने लगी। ऐसा ना करती तब भी टेलीपैथी के जेरे असर ऐसा करना ही पड़ता। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। सितारा ने रिसीवर उठाया, फिर पारस की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वो कह रहा था, खुद को फांसने के बड़े कमालात दिखा रही हो, क्या तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज़ है? वो खुशी से चीख कर बोली, पारस, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ, मैं आ रही हूँ। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ गॉड, यही तो प्रॉब्लम है। फौज ने नाकाबंदी की है और एक दुश्मन टेलीपैथी जानने। वो बात काट कर बोला, मैं सब जानता हूँ, वक्त ज़ाया ना करो। वहाँ से निकलो और किसी टैक्सी में बैठकर प्लानिंग करो, अपनी जहानत को आजमाओ। ठीक है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तुम अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बताओ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं किसी दूसरी जगह पहुँचकर फिर राबता करूँगा। अच्छा, मेरा नंबर नोट करो। जब मैं ये जान सकता हूँ कि तुम बाजार हुसन में हो तो क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं जान सकता? गुड बाय। वो राबता ख़त्म करके मुस्कुराया। फिर इस मोबाइल फ़ोन को उसने स्टीयरिंग सीट के नीचे छुपा दिया। वो अपना सफरी बैग उठाए सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई। वहाँ शंकर दादा ने बेलिबास होकर आने वाले अय्याशों को चैलेंज किया था कि उन्हें भी बेलिबास कर देगा। इसलिए इज्जतदार तमाशबीन भाग गए थे। गाहक नहीं थे, लिहाजा तमाम रिक्शा और टैक्सियाँ भी नहीं थीं। सिर्फ एक टैक्सी नजर आ रही थी। पारस टैक्सी का बोनट उठाए यूं मसरूफ था जैसे गाड़ी की कोई खराबी दूर कर रहा हो। वो करीब आकर बोली, क्या गाड़ी खराब है? वो बोनट गिरा कर बोला, तुम्हारे कदम अच्छे हैं, तुम्हारे आते ही गाड़ी ठीक हो गई, बैठ जाओ। वो पिछली सीट पर बैठते हुए बोली, तुम वही हो और ये टैक्सी भी वही है जिसमें मैं आई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, ये गाड़ी मेरी महबूबा की तरह नखरे करती है, कभी मेरी दुश्मन बन जाती है, ऐसी खराब होती है कि आने वाली सवारियां वापस कर देता हूँ। कभी दोस्त बनकर ऐसे फराटे भरती है कि एक दिन में 1000 रुपये कमा लेता हूँ। वो बोली, सरदार जी, तुम बहुत बोलते हो और मैं खामोशी पसंद करती हूँ। जब तक मैं तुम्हारी गाड़ी में रहूँ तुम बिल्कुल खामोश रहो। ठीक है, खामोशी से बता दो पहले कि कहाँ जाना है। वैसे हम टैक्सी ड्राइवर हैं, सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में तुम इस बाजार में गईं और फिर वापस आईं, उससे पता चलता है कि तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले बेवकूफ़ होते हैं, मगर तुम समझदारी की बातें कर रहे हो। वाकई मेरी अभी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए कहती हूँ खामोश रहो और मुझे किसी मंजिल का तयन करने दो। वो खामोश रहा। फिर उसने महसूस किया कि वो उसके दिमाग के अंदर आई है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। उस पर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी बड़े मेहरबान थे। बहुत अरसा पहले उसके दिमाग के चोर ख्यालात वाले खाने को मुकफ़ल किया था। उनकी रूहानी टेलीपैथी के नतीजे में ऐसा होता था
कि वो जिस भेस में रहता, ख्याल ख्वानी करने वालों को उसके दिमाग से उसी भेस के मुताबिक मालूमात हासिल होती थीं। उस वक्त भी शितारा उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर रही थी कि उसका असल नाम भगत सिंह था, मगर खालसा तहरीक के बागियों में उसका नाम आ गया था। भारत सरकार उसे गिरफ्तार करने वाली थी। वो भागकर दिल्ली आ गया था। मेकअप के जरिए जरा चेहरा बदलकर हरनाम सिंह कहलाने लगा था। फिर हरनाम सिंह की सोच ने बताया कि वो जुबान का सच्चा और किसी भी मामले में काबिल एतमाद है और वो उस पर भरोसा कर सकती है। उसने अनजान बनकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, ड्राइवर का नाम कितना ही प्यारा हो, मुसाफिर घर पहुंचकर उसे भूल जाता है, इसलिए मुझे ड्राइवर ही कहो। तो बहुत फजूल बातें करते हो हरनाम सिंह। वो फौरन ही गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर हैरानी से बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो मुस्कुरा कर बोली, मैं ये भी जानती हूं कि यह तुम्हारा असली नाम नहीं है और तुम्हारा चेहरा भी असली नहीं है। तुम भारतीय जासूसों से छुपने के लिए भगत सिंह से हरनाम सिंह बन गए हो। पारस ने परेशान होकर उसे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, देवी जी, तुम कौन हो? मेरे बारे में कैसे जानती हो? क्या तुम भारतीय जासूसा हो? वो बोली, नहीं, भारत सरकार तुम्हारी तरह मेरी भी दुश्मन है। यहाँ की फौज ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए शहर की नाकाबंदी की है और मेरा इस शहर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और यहाँ के कानून के मुहावजों से छुपते फिर रहे हैं। देवी जी, जब नाकाबंदी हो चुकी है तो अब शहर से बाहर ना जाओ। खतरा टल जाने दो, मैं तुम्हें गैरेज में ले जाकर छुपा दूंगा। नहीं, मैं आज रात ही किसी तरह जाऊंगी। शहर से बाहर मेरा महबूब मेरा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, ये इश्क व मोहब्बत का मामला है। फिर तो मुझे अपनी महबूबा की कसम, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। यही तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरह नाकाबंदी करने वालों को धोखा देकर शहर से बाहर जाऊं। जब से मालूम हुआ कि वो मेरा मुंतजिर है, मैंने शहर में कहीं छुपने का ख्याल तो दिल ही से निकाल दिया। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम अपने प्रेमी को बहुत चाहती हो, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए। इससे लड़ना और दुश्मनी भी करनी चाहिए। ये तुम कैसी उल्टी बात कह रहे हो? क्या मोहब्बत करने वाले कभी दुश्मनी करते हैं? मेरी रेशमा करती है। एक बार उसने चाकू से मुझ पर हमला किया था, फिर बाद में माफ़ी मांगी। फिर उसे शुबा हुआ कि मैं उसकी मोहब्बत में कमी कर रहा हूँ, तो उसने मेरी पिटाई करने के लिए चंद बदमाशों को मेरे पीछे लगा दिया था। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने उन बदमाशों की पिटाई कर दी। रेशमा मेरी दलेरी पर जान देती है। वो बोल रहा था और शितारा सर झुकाए शर्मिंदगी से सोच रही थी। वो भी अपने पारस के पीछे पुलिस और फौज वालों को लगाती रही है, उससे दुश्मनी करती है और हर दुश्मनी के बाद उससे शदीद मोहब्बत करने लगती है। वो बोली, हरनाम सिंह, तुम दुरुस्त कहते हो। मैं भी अपने प्रेमी से लड़ती हूँ, दुश्मनी की हद तक लड़ती हूँ, फिर जान से गुजर जाने की हद तक उससे मोहब्बत भी करती हूँ। फिर वो चौंक कर बोली, कि तुम किन गलियों में मुझे ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? मैं अमृतसर से 2 माह पहले आया हूँ। मैं यहाँ की गलियाँ और मोहल्लों के नाम अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। अभी गलियों से इसलिए गुजर रहा हूँ कि सड़कों पर फौज या पुलिस वाले गश्त कर रहे होंगे। हाँ, ये तुम दानिशमंदी से काम ले रहे हो, मगर हम कब तक इसी तरह भटकते रहेंगे? रात के 11 बजने वाले हैं। मुझे किसी तरह इस अंधेरे में ही शहर से बाहर ले चलो। मैं तदबीर सोच रहा हूँ, मगर दिमाग में ये बात आती है कि या मुझे या तुम्हें कोई जादू आता तो। वो ये कहते कहते रुक गया। शितारा ने पूछा, चुप क्यों हो गए? जादू आने से क्या हो जाता? वो बोला, मुझे बाजार हुस्न का वो मंजर याद आ रहा है। इलाके का एक खतरनाक बदमाश कपड़े पहनकर कोठे में गया था। वापसी पर ऐसे नंगा आया जैसे किसी ने उस पर जादू किया हो और उसे पागल बना डाला हो। टैक्सी एक मोहल्ले में आई। वहाँ एक मकान में रंग बिरंगे कुमकुमे रोशन थे। शादी की शहनाई बज रही थी। मकान के अहाते के बाहर 2 बसें और चंद गाड़ियां खड़ी हुई थीं। पारस ने वहां टैक्सी रोक दी। शितारा सोच रही थी कि हरनाम सिंह को टेलीपैथी के जादू के मुतालिक बताना चाहिए या नहीं। फिर वो बोली, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? वो बोला, शादी का घर देखकर सोच रहा हूँ कि अगर मेरी गिरफ्तारी का वारंट ना निकलता तो अब तक रेशमा से मेरी शादी हो जाती। अभी तुम जादू के मुतालिक कह रहे थे। मुझे एक जादू आता है। अगर तुम किसी तरह मुझे शहर से बाहर पहुंचा दो तो मैं जादू से रेशमा को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। देवी जी, क्यों मुझे बच्चों की तरह बहलाती हो? अगर तुम्हें जादू आता तो क्या तुम अपने प्रेमी के पास पहुंचना चाहती? मैं टेलीपैथी जानती हूँ। इसी इल्म के जरिए मैंने उस खतरनाक गुंडे को सजा दी थी।
इसी इल्म के जरिए मैंने अपनी इज्जत आबरू को सलामत रखा है, लेकिन यह इल्म मुझे अपने महबूब तक पहुंचाने के काम नहीं आ रहा। पारस ने जानबूझकर उस शादी वाले मकान के सामने टैक्सी रोकी थी। जब उसने जाहिर कर दिया कि टेलीपैथी जानती है तो वो बोला, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बस समझ लो कि तुम अपने पिया से मिलने जा रही हो। लेकिन कैसे? पारस ने कहा, इन 2 बसों को देखो, इन पर लिखा है दिल्ली से आगरा। इसका मतलब ये है कि ये बारात आगरा से आई है। दुल्हन को ब्याहने दुल्हा यहाँ दिल्ली आया है और अभी दुल्हन को आगरा ले जाने वाला है। पूरी बारात आगरा जाएगी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बारात वाली औरतों में शरीक होकर इस बस में बैठकर आगरा जाऊं? मगर चेक पोस्ट पर इन बसों की भी तो चेकिंग होगी। ज़रूर चेकिंग होगी। पुलिस या फौज वाले शायद औरतों से भी बातें करें, लेकिन दुल्हन से कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो घूंघट में होगी। ये लोग राजपूत मालूम होते हैं। किसी भी फौजी को दुल्हन का घूंघट उलटने नहीं देंगे और ना ही उससे बात करने की इजाज़त देंगे। सितारा खुशी से उछल पड़ी, फिर बोली, मैं समझ गई। अगर मैं टेलीपैथी के जरिए दुल्हन को ट्रैप करके दूसरी जगह पहुंचा दूं और खुद दुल्हन बन जाऊं, तो दुल्हा के साथ कार में बैठकर बारातियों के दरमियान सफ़र करके शहर से बाहर किसी रोक टोक के बगैर पहुंच जाऊंगी। दुल्हन को किसी दूसरी जगह ना पहुंचाओ, बेचारी भटकेगी या गलत हाथों में पड़ जाएगी। उसे मेरी टैक्सी में पहुंचा दो। मैं ये टैक्सी मकान के पीछे वाली गली में लाऊंगा। जब वो दुल्हन आकर बैठ जाएगी तो मैं उसे यहाँ से दूर उसके ससुराल आगरा पहुंचा दूंगा। वो खुशी से पारस के कंधे पर हाथ मारकर बोली, हरनाम सिंह, रात के 12 बजने वाले हैं। सुना है 12 बजे सिखों का दिमाग खराब हो जाता है और वो अहमकाना हरकतें करते हैं, मगर तुमने तो दानिशमंदी की इंतहा कर दी। मेरी तारीफ करने में वक्त ज़ाया ना करो वरना बारात रुखसत हो जाएगी। वो टैक्सी का दरवाज़ा खोल कर बोली, मेरे बैग में तकरीबन 4 लाख रुपए हैं। मैं इस नायिका से भी कुछ छीन कर लाई हूँ। ये सारी रकम तुम्हें इनाम के तौर पर दे जा रही हूँ। वो चली गई। पारस ने उसे मकान के अहाते में दाखिल होकर वहां की औरतों में शामिल होते देखा। फिर टैक्सी स्टार्ट करके उसे ड्राइव करता हुआ एक लंबा चक्कर काट कर उसी शादी वाले मकान की पिछली गली में आकर रुक गया। अब उसे इंतजार था कि कोई लड़की टेलीपैथी के जरिए सहरज़दा होकर आएगी और उसकी टैक्सी में बैठेगी। उसी वक्त बारबरा ने उसके दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, जनाब तबरेज़ी साहब के हुक्म से आई हूँ, वरना तुम्हारे जैसे बकवास आदमी से दूर ही रहना चाहिए था। औरत जिस शख्स से दूर रहती है करीब नहीं आती, उससे डरती है तो उस पर मरती भी है। ए बकवास मत करो, मैं अकेली नहीं आई हूँ। उसे सोनिया सानी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मक्कार, चक्करबाज, क्या हो रहा है? वो बोला, आह तुम आई हो, मैं जानता था एक दिन अली तुम्हें ठुकराएगा तो मेरे पास ही मरने आओगी। वो बोली, मेरे अली की ठोकर से नई जिंदगी मिलती है। रह गई तुम्हारी बात तो तुम्हें अपने मुतालिक बड़ी खुशफहमी है। मैं और तुम पर मरूं? अरे तुम पर तो कोई गधी खानम ही मरेगी। वो चहक कर बोला, अरे सानी, तुमने यह नाम कब से अपना लिया? आज इतला दे रही हो? फिर सुल्ताना की आवाज़ आई, ए लड़कियों, मेरे बेटे के मुंह ना लगो, मुंह की खाओगी। बेटे पारस, तुम्हारे अंकल सलमान भी मौजूद हैं। सलमान ने कहा, जनाब तबरेज़ी साहब ने फरमाया है कि एक हिंदू राजपूत दुल्हन अपने मैके से दुल्हा के साथ ससुराल नहीं पहुंचेगी तो उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए अंकल? तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं है। तुम इसी तरह सितारा को शहर से बाहर पहुंचा सकते हो। हम सिर्फ हिंदू दुल्हन की इज्जत और नेक नामी बहाल रखने आए हैं। सुल्ताना ने कहा, हिंदू दुल्हन का घूंघट ससुराल पहुंचने के बाद दुल्हा के हाथों से उठता है। रास्ते में दुल्हा और उसके रिश्तेदार भी उसे नहीं देखते। हम ऐसी रस्म का फ़ायदा उठाएंगे। मैं असल दुल्हन को गायब दिमाग रखूंगी और ससुराल पहुंचाऊंगी। वो हाजिर दिमाग उस वक्त होगी जब उसका दुल्हा उसका घूंघट उठा रहा होगा। पारस ने कहा, आप सबकी आमद ने यह मेरी मुश्किल आसान कर दी कि मैं दुल्हन बनने वाली एक हिंदू बहन को किसी तरह चेक पोस्ट से गुजारूंगा। इस टैक्सी में 4 लाख रुपए भी हैं और सुपर मास्टर का कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी फौजी ऑफिसर के जरिए उस दुल्हन बहन के दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर सकता है। अब यकीन है कि वो नाकाम रहेगा। वो टैक्सी से उतरकर मकान के पिछले अहाते से आगे वाले हिस्से की तरफ आया। वहां उसने एक शख्स से पूछा, बारात कब तक रवाना होगी? उसने जवाब दिया, दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, 1 घंटे तक रवानगी होगी। सानी, बारबरा, सुल्ताना और सलमान उस शख्स के दिमाग में पहुंचे। फिर उसके जरिए एक औरत के अंदर आए। उस औरत को दुल्हन के पास ले गए। इसके बाद दुल्हन के करीब रहने वाली सहेलियों के अंदर पहुंच गए ताकि सितारा उस दुल्हन की जगह ले तो उसकी करीब रहने वालियों को
गायब दिमाग रख सकें। दूसरी तरफ माइक हरारे ने भी यही सोचा कि वो तनहा ख्याल ख्वानी के जरिए शितारा को ट्रैप नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने सुपरमास्टर से कहा, मैंने शितारा के मुतल्लिक मालूमात हासिल की हैं, वो दिल्ली में है। मैं भारतीय फौज के चंद अहम अफसरान के दिमागों में भी पहुंच गया हूं। उन्हें माइल किया है कि वो शहर की नाकाबंदी करके शितारा को गिरफ्तार करें, क्योंकि वो लोग भी शितारा को पारस की दाश्ता और देश की दुश्मन समझते हैं। सुपरमास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम वाकई ज़बरदस्त काम कर रहे हो। शितारा हमारे ज़ेरे असर आएगी तो हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की टीम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मुझे इस मकसद के लिए अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी 3D को बुलाता हूँ, तुम उन तीनों को काम समझा दो। ऐसे ही वक्त डी क्रूसो ने राबता किया और कहा, मिस्टर हरारे, मैं अपनी टीम के साथ खुंजराब पहुंच गया हूँ। तुमने कहा था कि पारस इन्हीं अतराफ में कहीं होगा, क्या उसका कोई सुराग मिला? माइक हरारे ने कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि पारस दिल्ली में है। तुम उससे टकराए बगैर सियाचिन की समत जाकर अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के जरिए दोनों मुल्कों की अफवाज के राज वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। डी क्रूसो ने कहा, यह तो अच्छी बात है, रास्ता साफ है। मैं अभी आगे जाकर कराक्रम के दर्रे से गुजरूंगा। जरा ठहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं टेलीपैथी जानने वाली शितारा को फांस रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।